শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। हिमंता बिस्वा शर्मा स्पीच में लेते हुए असमी भाषा में उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। दूसरी बार सीएम बने हैं, प्रचंड बहुमत से जीत के बाद बने हैं और ये ऐतिहासिक है। ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक है। बीजेपी की हैट्रिक यहाँ पर कुछ सालों पहले तक बीजेपी भी नहीं सोच पाती होगी, लेकिन शायद सोच पाती होगी, क्योंकि बीजेपी के बारे में हम जितना समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि जो वो 10 साल बाद अचीव करने चाहती है वो 10 साल पहले प्लान कर लेती है और उसी के हिसाब से तैयारियां शुरू कर देती है। और पीएम मोदी जब आए 2014 में, तभी से उनका फोकस जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट पर दिखा था, जिस तरह से लगातार वो दौरे करते रहे और ग्राउंड पर The ministers designate are present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present them. The ministers designate shall now be invited to the dais one by one to take the oaths of the office and of secrecy as Minister for the state of Assam. You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the ministers designate as invited and presented one by one. अगला नंबर किसका है? Shri Rameshwar Teli, Minister Designate. रामेश्वर तेली दूसरे नंबर पर हैं। असम के दुलियाजान सीट से बीजेपी के विधायक बनकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं मोदी गवर्नमेंट में। मैं रामेश्वर तेली ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু অনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিভেদ নোহোৱাকৈ সংবিধানৰ আৰু
আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। तो नंबर 2 पर रामेश्वर तेली सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, चाय बागान की राजनीति करते रहे हैं और दुलियाजान से इस बार विधायक बनकर आए हैं। बीजेपी अपने बेस्ट फील्डर्स को हमेशा मैदान में उतारती है। जीत एकमात्र लक्ष्य होता है और उसके नतीजे आपके सामने हैं। रणनीति में भी बीजेपी मात देती नजर आती है अपने विरोधियों को, और ये हालांकि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और कोई भी कमजोर रणनीति अपने तौर पर नहीं बनाता है, लेकिन बीजेपी साबित कर रही है कि उसकी रणनीति 20 पड़ती है तमाम दलों पर। तो रामेश्वर तेली देखिए, दिग्गज यहाँ के नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद रहे हुए और अब विधायक बनकर असम में सरकार का हिस्सा बनेंगे, नंबर 2 पर सरकार में हैसियत रखेंगे। बीजेपी के राजनीति के, और देखिए इस मंच को देखिए, इसके सामने बैठे लोगों को देखिए, तादाद को देखिए, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर अपने इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को बीजेपी अपने स्ट्रेंथ और अपने डेप्थ के शो में बदल देती है। यह भी बीजेपी की एक शैली है। हाल के सालों में आपने देखा होगा, जहां भी बीजेपी की जीत होती है यही तस्वीर आती है। तमाम केंद्र के नेता, तमाम बीजेपी के शासित राज्यों, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम्स, दिखाती है बीजेपी उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को, उसकी पहुंच को, उसके विस्तार अतुल बोरा, मिनिस्टर डिजिग्नेट। अतुल बोरा नंबर 3 असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं। अतुल बोरा अलायंस पार्टनर की अब बारी आ गई। नंबर 3 पे देखिए। মই শ্ৰী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু तब शपथ लेंगे। शपथ तो एक ही लाइन होती है, शपथ की एक ही जैसी। अतुल बोरा साहब, तो ये भी दिलीप सर आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी ने जिस तरह से अलायंस पार्टनर्स को साधा है, मेंटेन किया है अलायंस को, ये अटल जी के जमाने से लेकर अब तक, ये भी एक बड़ी वजह बड़ी बीजेपी के धीरे धीरे इतनी ताकतवर बनने की। देखिए दोनों चीजें हैं। ये अलायंस राजनीति में जो अलायंस होते हैं वो बहुत साफ है कि वो अलायंस सत्ता के लिए, आपके किसके साथ जाके आपको सत्ता की प्राप्ति होती है, कहाँ से अलग होके आपको सत्ता मिल सकती है। तो ये अलायंस जो है वो एक साझा तभी लोग एक मंच पे आते हैं जब उनको दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कई क्षेत्रीय दलों के साथ उन्होंने अलायंस किया, कई दलों के साथ अलायंस किया, कई राज्यों में हर जगह अलायंस उन्होंने किया। कई अलायंस पार्टनर उनको छोड़ के चले भी गए, कई इंडिपेंडेंटली उनके एनिमी नंबर 1 बने, कई को पश्चिम बंगाल में टीएमसी उनके साथ थे, टीएमसी को हरा करके आज वो सत्ता पे काबिज हुए। तो ये जो है अलायंस, लेकिन ये है कि कांग्रेस का भी अलायंस है। और भारत जैसे राज्य में मुझे लगता है कि दो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ रूल करने की अभी तक वो स्थिति तो नहीं बनी है। तो भारत में कांग्रेस जब अलायंस में रहेगी तो एक तरह का अलायंस आप देखेंगे डीएमके या एडीएमके दोनों तरफ जाते आते रही है। तो मैंने इसलिए सवाल किया था, ये जो अलायंस का जो आइडिया है वो होता है कि आपको सत्ता पाना है, आप किसके साथ सहज है, स्वाभाविक रूप से उस समय
जिस समय ये सत्ता गठबंधन की तैयारी होती है, आप कहाँ जाके सत्ता के तरफ जा सकते हैं। जो राजनीति में लोग सत्ता के लिए आते हैं, सेवा जो है उसके माध्यम को मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति में सत्ता और सत्ता के माध्यम से हम सेवा करेंगे, बाकी जो भी होता है वो सबको पता है। लेकिन कम से कम जितने भी गठबंधन होते हैं वो गठबंधन इट्स अ अलायंस ऑफ बेसिकली टू शेयर पावर। और यहाँ पे बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को डिस्पाइट हैविंग, क्योंकि आप ये देखिए कि आज बीजेपी के पास अपना एक तरह से कंप्लीट मैंडेट है, मेजोरिटी है, लेकिन उनके सहयोगी दलों को साथ लेके चल रहे हैं। और बिहार में तो बहुत लंबे समय 2005 से लेके 2026 तक नीतीश कुमार को उन्होंने सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री बनना कम सीटों के बावजूद भी इससे पहले भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, लगभग आधे के 46 सीट और 72-77 सीटों की बात थी लगभग, फिर भी बीजेपी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे। अभी जाके वो परिवर्तन हुआ है कि दूसरी बार। तो ये जो है सत्ता का जो अपना सत्ता के लिए गठबंधन है, ये विचारों वाले गठबंधन आपको बहुत कम मिलेंगे। कि वैचारिक आधार दोनों का एक हो और उसके बाद हो, वो बहुत कम है। वो देश में मुझे नहीं लगता है। आप देखेंगे अब इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में होना, आप कई ऐसे गठबंधन आपको मिलेंगे जिस गठबंधन को आप सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि दिस हैज अ फंडामेंटल ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, नथिंग। ये जो चीज है अपोजिट होने के बाद, इवन जो यूपीए का जो गठबंधन रहा है नंबर 4 पे, आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्त्रि महरै ये बोडो पीपुल्स फ्रंट के हैं, बोडो नेता जहाँ से जो धरित्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनके पिताजी भी वहाँ पे कोकराझार के सांसद थे, वो कांग्रेस के समय में सांसद थे। बोडो वहाँ पे आंदोलन जो है काफी दिनों तक चला। वहाँ पे अंडरग्राउंड संगठन था, BLT था, NDFB था, बहुत सारे हिंसा, बहुत सारी घटनाएं हुई सिक्योरिटी फोर्स के बीच में। और बोडो जो लिबरेशन टाइगर्स था, नेशनल ये NDFB जो नेशनल फ्रंट फॉर बोडो लिबरेशन टाइगर्स, कई सारी आप नॉर्थ ईस्ट को जब देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट जो है मेन लैंड से बिल्कुल अलग रहा है। वहाँ पे इंसर्जेंसी एक इंडस्ट्री की तरह ग्रो हुआ बाद में, बड़ी समस्या लंबे समय तक। नागालैंड आज भी जो है, जो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो FNTA का जो अभी काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने, वो एक अद्भुत अरेंजमेंट है। और ये सारी जो है वहाँ पे जो वॉरिंग ग्रुप्स था उनको सबको साथ में लेके और सारे लोगों की समस्या को एक एक करके हल करना, जो अभी कई सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे वहाँ राज्यों के बीच में, उसको रिजॉल्व करना, कई सारे जो मैंने कहा ना कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे मणिपुर इम्फाल का जो एयरपोर्ट बनाया गया है, या जो कछार में जो सिलचर जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा था, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट को, जो उस समय तक नॉर्थ ईस्ट का कई ऐसे, मुझे लगता है कि कुछ ही राज्य शायद ऐसे क्षेत्र हो जो बच गए हो जहां हम नहीं गए हो। और मैंने देखा था वहाँ पे जो बैकवर्डनेस है, वहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था हालत थी, वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति थी, वहाँ पे जो कोई डेवलपमेंट का किसी भी तरह का डेवलपमेंट का, वहाँ मुझे लगता है कि उस समय सिर्फ आसाम से जो तेल रिफाइनरी आसाम में जो था, उसके अलावा बहुत कुछ वहाँ पे नहीं था इंडस्ट्री के नाम पे। यहाँ तक कि जो आदिवासी थे उनके जो शिक्षा की व्यवस्था थी या स्वास्थ्य व्यवस्था थी या घरों की जो बुनियादी सुविधाएं थी वो नहीं थी। तो बहुत सारा काम पिछले अगर काम को देखेंगे, इतने सारे काम वहाँ पे हुए हैं। मैं आपको अगर कम से कम 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे, अष्टलक्ष्मी जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, 8 जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर्स के पहले कहा जाता था, तो उसको अष्टलक्ष्मी का नाम देके उन्होंने उसको एक तरह से पूरे क्षेत्र को ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে
আৰু শুদ্ধ देखिए অন্তঃকৰণেৰে अजंता नियोग कांग्रेस সম্পাদন के दौर কৰিম में भी मिनिस्टर আৰু थी, মই कांग्रेस की ভয় सरकार में বা भी, और পক্ষপাত कांग्रेस से आई हैं, অনুৰাগ यहाँ भी বা नंबर বিদ্বেষ 5 पर নোহোৱাকৈ उन्होंने সংবিধান शपथ लिया है। আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় बुद्धिस्ट আচৰণ सर्किट के কৰিম साथ सिक्किम को, मिजोरम को, त्रिपुरा को जोड़ा गया। শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ इसके अलावा जो रेलवे है जिरबाम, इम्फाल, दीमापुर, कोहिमा, उसको कंप्लीट किया गया। इनलैंड जो वाटरवेज है उसको वहाँ पे बढ़ाया गया। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को वहाँ तक बढ़ाया गया। आप अगर देखेंगे जो बॉर्डर रेजोल्यूशन जो मैंने बताया, स्टेट आसाम और मेघालय, आसाम और अरुणाचल के बीच में जो था, उसको सेटल किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें थी जो लॉन्ग पेंडिंग, मतलब जिसको कहते हैं सालों से, दशकों से पड़ा हुआ था, जिसको कोई देखने वाला, उसको सॉर्ट आउट करने वाला नहीं था, उसको आपने जाके ठीक किया, उसको आपने काम किया। लोगों की जो आपसी मतभेद और आपसी जो एक कई जगह पे एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, जो ट्राइबल एक अलग तरह का सोसाइटी था वहाँ पे, और उसका असर आपको एक हिंसा में और सिक्योरिटी और स्टेट डेवलपमेंट सब पे पड़ता था। जब भी जहाँ भी वायलेंस होगा, वायलेंस का पहला असर, पहला विक्टिम जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो वहाँ गरीबी बढ़ेगी, वहाँ पे लोग सफ़र करेंगे, आम आदमी ज़्यादा सफ़र करता है। जो खास आदमी है, जिनके पास पैसे है, वो तो बाहर चले जाते हैं राज्य से। और आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के में ये समस्या सबसे ज़्यादा थे। तो उस चीज़ को जहाँ पे भी पीस आप लेके आएंगे, आप पीस के थ्रू डायलॉग के जरिए किया आपने, बोडो के साथ किया आपने, नागा के साथ किया आपने, मणिपुर में कोशिश हुई, मणिपुर में जो हिंसा हुई बहुत उससे काफ़ी नुकसान हुआ, देश को भी नुकसान हुआ, वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ पे जो खामियां रही उसके बारे में लोगों ने बोला कि क्यों वहाँ पे। तो कोशिश की जा रही है कि आप नॉर्थ ईस्ट के पूरे ज्योग्राफी को, पूरे कल्चर को, पूरे वहाँ की जो एस्पिरेशंस है उसको भी, जो सबसे यंग जनरेशन है वहाँ पे, दे आर वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जनरेशन है वहाँ पे। आज अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप मुंबई में जाएं तो नॉर्थ ईस्ट है, गोवा में जाएं तब नॉर्थ ईस्ट है, आसाम केरल में जाएं तो नॉर्थ ईस्ट है, तमिलनाडु में जाओ तब नॉर्थ ईस्ट है। अब हर जगह नॉर्थ ईस्ट के लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे। एक जो है टू एंड फ्रो, जो एक पहले दिल्ली में भी मुश्किल होता था, तो ये सारी दिल्ली में भी उनको अलग ढंग से अलग शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस तरह की स्थिति थी। तो ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता है कि एक कोई कारण होता है कभी भी, और एक चीजों से चीजें बदलती है, बदलाव के लिए, बड़े बदलाव के लिए। और नॉर्थ ईस्ट में जो बड़ा बदलाव आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 8 में से 7